अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो इक़्तिसादी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद क्या सराहियाँ हो रही हैं कि हो सकता है कि रमज़ान के बाद ये तमाम जमातें हिज़्ब इख्तिलाफ़ की हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार करें, क्योंकि इक़्तिसादी मैदान के अंदर नाकामी वाली सूरत हाल बहुत वाज़ेह होकर सामने आ रही है और शायद ये मोस्ट अपॉर्चून टाइम हो बहुत सी सियासी जमातों के लिए कि वो एक तरफ तो हुकूमत से अपनी बात मनवा सकती हैं और दूसरी तरफ शायद उसको रियलाइज़ करवाने के लिए सियासी दबाव भी बढ़ा सकती हैं। महंगाई हो, बरामदात का ना बढ़ना हो, टैक्स इकट्ठे करने में नाकामी हो, आपकी एक्सटर्नल सेक्टर की वल्नरेबिलिटी हो, या रुपए का नीचे गिर जाना हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जीडीपी ग्रोथ का हाफ रह जाना हो, बेशुमार लंबी ऐसी फहरिस्त है इक़्तिसादी मैदान के अंदर। और दूसरी तरफ नैब के केसेस है जहां नैब के चेयरमैन इंटरव्यूज़ के अंदर बार बार इसरार तो करते हैं कि कोई चोर डाकू मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब सवाल ये होता है कि आपके पास क्या वो अहलियत मौजूद है कि जो आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के तहत पूरा जुर्म जो है या पूरा इल्ज़ाम जो है किसी के ऊपर साबित करके उसे मुजरिम बनाने के लिए अदालत में केस ले जाने की काबिल हो, तो उसका जवाब हमें अभी तक वाज़ेह तरीके से खुल के नहीं मिल पाता। तो कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इकनॉमिक फ्रंट पे, कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अकाउंटेबिलिटी वाली साइड के ऊपर, और अपोजिशन जमातें उनका अपना लाहे अमल क्या है, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, वेरी वार्म वेलकम। अपोजिशन जमातों का इकट्ठ होना काफ़ी बड़ी ख़बर है और एक ऐसे मौके के ऊपर जो चंद हफ्ते पहले तक लगता था कि सारे आप लोग अपना अपना सर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं नैब मुझे ना पकड़ ले, कहीं मेरे ऊपर नज़र ना पड़ जाए, तो अचानक ये तब्दीली कैसे आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। तब्दीली तो नहीं थी, ये कोई तब्दीली का लफ्ज़ वैसे ही बदनाम हो गया है। तो ये मेरा ख़्याल है कि कुछ राब्ते जो है चंद हफ्तों से चल रहे थे, रमज़ान से पहले से चल रहे थे। असम्बली के अंदर तो हमारा अपोजिशन पार्टीज़ का, JUI पीपल्स पार्टी और PMLN का बड़ा क्लोज़ कोऑपरेशन है। तो हम ख़ुसूसन सेशन के दिनों के अंदर जो है वो दिन में 2-3 दफ़ा मशावरत या अपोजिशन चेंबर में कर लेते हैं या अंदर लॉबी में कर लेते हैं। तो उस वक़्त से ये सिलसिला चल रहा था और ये सिलसिला ज़रा थोड़ा सा ज़ोर पकड़ गया जब बिलावल मियाँ साहब को जेल में भी मिलने गए। तो एक अच्छा गुडविल जेस्चर था और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो ये इसने थोड़ी सी जो है वो वार्मथ जो है दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप में साथ जो टर्निंग पॉइंट अगर कहें तो टर्निंग पॉइंट फिर वो बिलावल का वो मीटिंग थी जो जेल में उन्होंने मियाँ साहब से की। इट वाज अ बिग इवेंट। इट वाज अ बिग इवेंट। तो उससे दोनों पार्टीज़ में एक एतमाद की जो फ़िज़ा, थोड़ा सा फुकदान था एतमाद का, वो बढ़ा। और अभी भी जो ये अफ्तार वाला परसों जो सिलसिला हुआ है उससे ये ज़रूर हाईलाइट हुआ है कि कम से कम एक मिनिमम एजेंडे पे सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो है महंगाई के एजेंडे के ऊपर जो है या कानून की आइन की बालादस्ती जो है उसके ऊपर जो है इकट्ठी हो सकती हैं। मैं समझता हूँ दोनों बहुत जेन्युइन इश्यूज़ हैं। आइन की जो बालादस्ती है, जैसे आप दोनों बड़ी जो जमातें हैं माजी में कोई 25 मौके ऐसे हैं कि एक दूसरे को डिच कर चुकी हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होने के चंद ही दिन के बाद मोहतरमा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ NRO की दुबई में टॉक्स कर रही थी। मियाँ साहब APDM के अलहदा से इजलास कर रहे थे। फिर आपने नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को दावत पे बुलाया हुआ था, उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी, आपने दावत ही मनसूख कर दी। उन्होंने एक दो मौके मुझे नहीं पता, लेकिन इससे पहले आप देखें ना COD के फ़ौरन बाद जो है बीबी की शहादत हुई, उसके बाद जो हमारा एक अरेंजमेंट हुआ पीपल्स पार्टी के साथ, हमने कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की। उस कोलिशन गवर्नमेंट की जो सिरेना चढ़ी जो है वो 4 दिनों में आपने जल्दी की, फटाफट यूँ करके। वो एक इशू था उस वक्त अदलिया बहाली का। बट यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। नहीं, हमने अपॉर्चुनिटी इंटेलिजेंटली उस अपॉर्चुनिटी को आपने इस्तेमाल किया। हमने उस अपॉर्चुनिटी को अदलिया बहाली के लिए लेवरेज किया, वो पूरी ना हुई। सो वी पार्टेड वेज, हमने हुकूमत छोड़ दी। आपको इफ्तिखार चौधरी से कोई बहुत दिली लगाव नहीं था, लेकिन आई थॉट कि उस इफ्तिखार चौधरी साहब का एक अपना एहतराम तो था, लेकिन जो मेन इशू था, मैं आई वुड स्ट्रेस ऑन दैट,
तो ये था कि हम आज भी चाहते हैं, उस वक्त भी चाहते थे और आइंदा भी ये हमारा एक सियासत का एक बहुत बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं एक जो आइन की बहाली की जब हम बात करते हैं या वोट को इज़्ज़त देने की जब बात करते हैं या आइन की एहतराम की बात करते हैं, तो आइन का एहतराम में मेरा है जुडिशरी का एहतराम जो है वो सर फहरिस्त है। क्या इफ्तिखार चौधरी ने इलेक्शन प्रोसेस में बड़ा एक्टिव थे वो जब 2013 के इंतखाबात हो रहे थे, कुछ ऐसा किया जिसमें इलेक्शन प्रोसेस में फैसिलिटेट किया PMLN को? बाज़ लोगों का तासुर है ही, तासुर ही है, फैक्चुअल इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए गए या जो दूसरे प्रिजाइडिंग वो तो इमरान खान साहब बड़ा शोर मचाते रहे, बट ही डिडंट प्रूव एनीथिंग, यू नो। साबित करना तो अब आपने नहीं 2018 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। देखिए जरदारी साहब आखिर तक उसे आरोज़ का इलेक्शन कहते थे और वो आरोज़ का इलेक्शन का उंगली उधर उठाते थे। मैं वो चलें, अब नया हमारे उनके साथ जो है कोई सिलसिला आगे चला है, तो मुझसे आप सारी बातें उगलवा के उस सिलसिले को क्यों ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन कुछ बातें ऑन रिकॉर्ड रहे तो लोगों को भी ज़रा समझ आ जाए। नहीं, मैं ज़रूर करूँगा, मुझे बड़ा खुद आप भी तारीख का हिस्सा है बहुत सारी चीज़ों में, इश्तियाक रहता है मुझे इसका कि मैं ये बातें ज़रूर करूँ ताकि आवाम को पता लगे कि हम में क्या नकाइस हैं और क्या हमारी को ब्राइटर साइड क्या है, अगर है कोई। तो ये सियासतदानों के मुतालिक जो है, आई वुड ऑलवेज लाइक टू गिव द करेक्ट पिक्चर टू पीपल। अच्छा, माजी करीब में भी ये चेयरमैन सेनेट की तब्दीली हो, बाप पार्टी का क्याम हो, उसके अंदर जो रोल नहीं, मियाँ शहबाज साहब का इलेक्शन हो, मियाँ शहबाज का इलेक्शन सबसे बड़ी बात, मियाँ शहबाज साहब उनके कैंडिडेट थे, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, हमारे तो कैंडिडेट उन्होंने क्यों डिच किया? ये आप उनको बुला के सवाल पूछ नहीं, आज आप ही बता दें। मैं मेरे जिम्मे तो ना डाले ना, को ये टीवी में देखिए रोज़ों के महीने च गलत करनी चाहिए ख्वाजा साहब, रोज़े दी हालत च सच तो बोल देना चाहिए। मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि मेरे मुंह से कोई गलत बात, आप सच नहीं बोलना चाहते। नहीं, मेरा गलत बात ना निकल जाए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुल्क को जो है वो इत्तेहाद की ज़रूरत है। खुर्शीद शाह और यूसुफ रज़ा गिलानी को मेरे ख्याल में भेजा गया था लाहौर मॉडल टाउन में कि हम आपको शहबाज शरीफ के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते। ये बाद में जब उन्होंने बैक ट्रैक, मुझे इसका नहीं पता, मेरा ख्याल है वो बैक ट्रैक असेंबली में किया था उन्होंने, तो उससे पहले एक मॉडल टाउन में बंदे भी दो भेजे गए थे। वाली बात मुझे कतई तौर पे इल्म नहीं है, किसी और नॉमिनेट कर दिया और ताड़े नाल नहीं चल सकते। लेकिन जो शहबाज साहब कैंडिडेट नहीं थे, स्पीकर उस वक्त याद सादक साहब थे, उनके घर में इज्तिमा हुआ, वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ाएं, और फिर खुद ही पीछे हट गए और वोट नहीं दिया। तो आपको पता है क्यों नहीं दिया? मैं ये तो आपको पता है कि वो चेयरमैन सेनेट के वक्त कैसे तब्दीली आई? जी, वो भी मुझे पता है, वो भी पता है। दोनों बातें ऑन रिकॉर्ड ना भी कहें तो एटलीस्ट सनद तो हो जाएगी ना कि आपको पता है। नहीं, बिल्कुल। शहबाज के मामले में भी वही हुआ था। जी, मैं समझ रहा हूँ। मैंने भी इस दश्त की स्याही में उम्र गुजार दी है, 30 साल गुजर गए हैं। और शहबाज शरीफ में तब्दीली कैसे आती है जब वो कहते थे कि पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, हमारे पैसे यहाँ रखो? देखें, ये मेरा ख्याल है कि हमारी ये कोताहियाँ या हमारी कोई इस किस्म की जो हमने कहा और उससे मुकर गए, या हमने जो मुकरे जिससे तो उसको फिर मान लिया, वो जो मौजूदा वज़ीर आज़म ने जो जिस बुलंदी पे पहुंचा दिया है मुकरने को, कि कह के मुकर जाना जो है, या गलत बयानी करना या झूठ बोलना या खोखले नारे लगाना, उस कॉन्टेक्स्ट में या उस बैकड्रॉप में देखें तो ये मियाँ शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा या मैंने कहा या आपने कहा, बड़ी छोटी चीज़ें लगती हैं। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले पुराने अब ये तेल ही ले लें, परसों तेल जो है आप कहते हैं मछलियाँ सर पे तेल मल गई हैं। सर वैसे मुझे उसका बड़ा दुख हुआ है, मैं ऑनेस्ट, मुझे भी दुख हुआ है, दिल से चाहता मैं दिल से चाहता था कि हमारे यहाँ पे कोई तेल निकले, इतने बुरे हैं, इतनी गुर्बत है, इतना लाइलम वज़ीर आज़म कि वो पेशावर में कह रहा है कि वो 2 नफल पढ़ो, और साथ जो है वजारत पेट्रोलियम जो है वो दे रही है कि नहीं जी वो तो लपेट लपाट के चले गए। वैसे कोई अल्लाह पाक हमारी हालत पे रहम कर देता तो कहीं से निकल आता कोई बड़ा फाइंड हो जाती। मेरी थोड़ी सी इसमें जो मॉरलिस्टिक बात आपने अल्लाह ताला के रहम की है कि मेरा ख्याल है कि इसमें भी जो है थोड़ा सा रीड करना चाहिए हमें कि हमें इन मुश्किलात में क्यों हम देखें, जब एट द हाईएस्ट लेवल इतना ज़्यादा झूठ बोला जा रहा
और इतनी बेदर्दी के साथ जो है लोगों की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही हो पिछले 5-6 साल से। आप मुझे बताएं 5 साल में इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात कही हो जिससे वजारत उज़्मा पे आगे खड़े हुए? एक बात भी नहीं है ना, एक बात भी नहीं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बात हमारी अधूरी रहेगी। मैं चंद दिन पहले कुछ पुराने क्लिप सर्च करने की कोशिश कर रहा था, एक दो स्टेटमेंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि प्रोग्राम में मैं वो प्ले करूंगा। ढूंढते ढूंढते मैंने नवाज़ शरीफ साहब के और शेख रशीद साहब के कुछ जलसे देखे, जिसमें वो मोहतरमा के लिए तो जज्बात ऐसे थे कि मोहतरमा तो अभी राजीव गांधी से शायद इसका सगा रिश्ता है ही, बीबी का, सिक्योरिटी रिस्क से नीचे तुम बात ही नहीं थे करते, और कहते थे ये रावल डैम में उठा के फेंकूंगा। इस तरह के अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए थे। ये हमने अपनी सियासत के अंदर 20-30 साल बोया ही यही कुछ है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक। ये पाकिस्तानी थी बीबी कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं थी। आपने जो बात की है, मैं उस बात को इसी तरह ही मैंने कहा है कि माजी में भी ये होता रहा है, उसी का बोया उसका लेकिन वो फसल जो है वो अब तो वो जिसको कहते हैं ना कि वो इतनी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। दिस जेंटलमैन, इफ़ आई कैन कॉल हिम ए जेंटलमैन, इमरान खान साहब जो है वो एक चीज़ पे नहीं खड़े, जो पूरी सियासत का उनका मेन स्टे था, जो एक मॉरल या जो भी उन्होंने एक फसाड एक बनाया हुआ था, वो सारे का सारा कोलैप्स कर गया, सारे का सारा कोलैप्स कर गया। IMF की खुदकशी आप देख लें, आप देख रहे हैं ही डजन। इस वक्त तो PTI की हुकूमत नहीं है। इस वक्त किसकी हुकूमत है? मुझे क्या पता है, ये तो बता दें। नहीं मुझे हिम्मत करें। मैं ढूंढ रहा हूँ कि हफीज शेख को किसने लगवाया था? हफीज शेख या इस किस्म के दूसरे लोग जो हैं ये CV लेके फिरते होते हैं। ये हर वक्त CV इनके जो है ना कोर्ट की जो अंदर की पॉकेट है उसमें होता है, ताकि ये किसी वक्त के मैं हफीज शेख साहब को ज़्यादा तौर पर बड़ा अच्छा समझता हूँ। मैं इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। वो आपके क्यों दोस्त है? ही हैज़ नेवर डिलीवर्ड एनीथिंग गुड फॉर नो, मैं दोस्त होना एक अलग बात है। दोस्त हर किस्म के लोग दोस्त होते हैं। इमरान खान भी दोस्त है? नहीं, मेरे कोई अल्लाह ना करे। हफीज शेख का CV जेब में डालकर साथ हाथ लगा शेख साहब तो उनका पहले भी रहे हुए हैं, उसमें मुशर्रफ के वक्त भी रहे हुए हैं। मुशर्रफ के प्राइवेटाइजेशन के वजीर थे, फिर मुशर्रफ के प्राइवेटाइजेशन के, उसके बाद पीपल्स पार्टी के फाइनेंस के। कोई अच्छी बात याद है एज फाइनेंस मिनिस्टर जो मुझे एज इन ऑफिशियल कैपेसिटी मुझे कोई अच्छी बात याद नहीं है, लेकिन एज ए पर्सन ही इज एन अमेबल पर्सन, अच्छा खुशगवार आदमी, कोई लंबे चौड़े दावे भी नहीं करता। सर वो सिंध की ज़मीन का असर है, सिंध की ज़मीन में मिठास है। प्रोकील बात ना करें, वो मिठास नहीं, प्रोकील बात ना करें। वो मैं उस मिठास को जो है ना, उस मिठास का रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं खुद मैं सिंध मेरा उतना ही मेरा वतन है जितना मैं पंजाब है जो है ना, वो मोहब्बत वाली जुबान है। मैं उसको पॉजिटिव हमारी सारी जुबानें मोहब्बत वाली होती हैं। मोहब्बत जो है देखें, नहीं मैं उसमें नहीं जाता। मैं लेट्स नॉट डिस्कस पंजाबी में किसी इंडिविजुअल को ना डिस्कस करें। पंजाबी में हम थोड़ा सियासतदान भी नहीं है, लेट्स नॉट डिस्कस इट, यू नो, वो सियासतदान भी नहीं है। अब देखें, एक सारे चेहरे देख लें। एंट्री कैसे हुई उनकी? हाँ, एंट्री कैसे हुई हफीज शेख की? आई डोंट नो। पीपल्स पार्टी के दौर में कैसे हुई थी? पीपल्स पार्टी के वक्त मेरा ख्याल को पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स भी थे। आए किधर से थे? नॉमिनेट किधर से किए गए थे? मुझे नहीं पता कि कहाँ नॉमिनेट किए गए थे, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स थे, क्योंकि उनकी जिस फैमिली से वो ताल्लुक़ रखते हैं वो पॉलिटिकली भी वाले साहब उनके थे, लेकिन आमद उनकी उस रास्ते से नहीं। मैं पॉलिटिकल उनकी एक है जैकबाबाद में उनके वालिद जो थे पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था, लेकिन जो उनकी अपनी एंट्री थी, एंट्री का रास्ता नहीं देखा ना। अब आप वाया बठिंडा आए थे जी। चले, मेरा ख्याल है वी शुड बी डिस्कसिंग द ओवरऑल सिचुएशन व्हिच इज मच मोर सीरियस देन। आपने इमरान खान की हुकूमत का जिक्र कर रहे थे। इमरान खान की इक्तिसादी सूरत हाल जो है, जिसको वो बदलना चाहते थे, टैक्स को वो 4000 से 8000 करना चाहते थे, डॉलरों का उनका ख्याल था कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मनी लॉन्डर है आप, वो आएंगे तो डॉलर आने शुरू हो जाएंगे, रिजर्व हमारे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, टैक्स चोरी रुकेगी तो टैक्स लोगों का इत्मीनान बढ़ जाएगा, टैक्स डबल हो जाएगा, ग्रोथ आएगी, नई जॉब्स मिलेंगी। वो कुछ नहीं हुआ। उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो हिट विकेट हो गए सबसे पहले।
अब आप क्या सोचते हैं, क्या वो स्टैंड कर सकें? नहीं देखे ना, उन्होंने कहा कि 200 बिलियन डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, 100 बिलियन डॉलर हम ये वैसे डार साहब की इब्तदाई तौर पे स्टेटमेंट थी। नहीं बाकियों के इल्जाम बाद में थे। स्विस फाइनेंस मिनिस्टर को वो कोट किया करते थे। लेकिन जो लाना जो है वो इन्होंने अपने जिम्मे वो लिया। मुराद साहब ने कहा कि वो 200 बिलियन डॉलर लाएंगे। लाना जो है वो इन्होंने अपने जिम्मे लिया। देखें ये फंटास्टिक फिगर्स हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी का इतना साइज ही नहीं है कि यहाँ से 200 बिलियन डॉलर बाहर ले जाए बंदा उधर। या ये जो कहते थे कि जी कितने बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, 10 अरब डॉलर सालाना। 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होती है। वो शब्बर जैदी साहब कहते हैं 1 से 2 अरब डॉलर सालाना हमारे सिस्टम के लूप होल्स की वजह से पिछले 40 से 50 साल जाता रहा है। 1 से 2 अरब डॉलर नहीं, मैं एक और आपको बात बताऊँ, मेरा है किसी टीवी प्रोग्राम में मैंने पहले भी कही है कि वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी आई 2007-8 के, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, उन्होंने कहा जी कि 1 रुपया जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसके साथ जो है वेस्टेज जो है वो 65 पैसे की है। यानी वो करप्शन में चला जाता है या कलेक्ट नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं वो करेक्ट नहीं होता। तो अगर फ़र्ज़ करें आपका 4000 अरब रुपया जो है आप कलेक्ट करते हैं, टैक्स जो है कलेक्ट करते हैं, तो 65 पैसे का आप हिसाब लगाएं, 1300-2600 अरब रुपया जो है ना वो आपका कू खाते चला जाता है। दैट मीन्स कि ये उस स्टडी ने एक चीज़ एक्नॉलेज की थी कि पाकिस्तान में एज़ फार बैक एज़ 2008 अपॉर्चुनिटी तकरीबन 65% रेज़ करने की रेवेन्यू मौजूद थी। डार साहब ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है कि डार साहब कहाँ से कहाँ रेवेन्यू लेके पाकिस्तान का, एंड वी मस्ट एक्सेप्ट कि उनकी जो अचीवमेंट जो है रेवेन्यू डबल हुआ है, 1900 से 3800 डबल हुआ। तो आप देखें ना, उससे पहले देखें ना कितनी देर में क्या हुआ। एक्सपोर्ट फेलियर जो था वो एक्सपोर्ट फेलियर जो है दैट उसकी कंट्रोवर्सी है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि कंट्रोवर्सी नहीं है, वो आपकी नाकामी है। जैसे बाकी नाकामी क्या है, ठीक है, मैं I'll admit that ये डॉलरों का मामला आ गया। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा यहाँ बीपर करना चाहता हूँ। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बिल्कुल करें, बिल्कुल। और आज पिछले 2-3 दिनों से छलांगे मार रही है मार्केट। 141 से 149.65 पे इंटरबैंक चली गई। ओपन मार्केट उससे पहले ही जो थी वो 145-40 पे थी, अब 150 पे गई, 152 पे चली गई। 1-2 रुपये रोज़ ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत ही काबिल एहतराम आलिम भी हैं और उनकी बातों के सुनने वाले और मानने वाले भी बहुत हैं। उन्होंने इसके ऊपर एक छोटा सा ट्वीट किया, तो हमने उन्हें दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हों और ख़ुद से इरशाद फरमाइए कि ये मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये डॉलर के साथ जो कुछ हो रहा है, एक तो ये है कि हमारी नालायकियों की सज़ा हमें मिल रही है, हम अच्छे से संभाल नहीं पा रहे, लेकिन दूसरा इशू ये भी है कि शायद जिसके पास होगा वो अपनी सेविंग्स जो है वो डॉलर में रख रहा है कि ये डॉलर ने और बढ़ना है तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। तो इसके ऊपर आपका क्या इरशाद है? जी मैंने ट्वीट भी किया था, और सूरत हाल ये है कि अगर कोई शख्स, बल्कि ये जो मामला है ना कि एक तो रखा हुआ किसी को पुराना, लेकिन अब लोग बाकायदा बाजार से खरीद कर उसको इसलिए रख रहे हैं ताकि कल को जब कीमत बढ़े तो फिर उससे नफ़ा कमाएं। ये जो सूरत हाल है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बदतरीन शक्ल है, और हदीस में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर बड़ी सख्त वईदें आई है। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो एहतिकार अरबी लफ्ज़ है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए, तो वो बाज़ लोग समझते हैं कि सिर्फ ये खाने की अशिया, खाने पीने की अशिया की हद तक महदूद है। लेकिन सही बात यह है कि हदीस के अल्फाज बिल्कुल आम हैं, और हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में जिस किस्म की भी चीज़ों की माशरे के अंदर किल्लत हो, उसको इस नुक्ता नज़र से आदमी खरीद कर अपने यहाँ ज़ख़ीरा करे कि जब वो कीमत उसकी बढ़ेगी तो मैं इसको बेचूंगा। तो वो एहतिकार ही के ज़ुमरे में आता है, और उसके ऊपर जो वईदें आई है हदीस में वो सारी उसके ऊपर सादिक़ आती है। तो आपका कहना यह है कि डॉलर ख़रीद के अगर उसको पैसे बढ़ने की नीयत से ज़ख़ीरा किया जाए, अगर उसका इस्तेमाल नहीं है, आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसलिए ख़रीद के 2000, 5000, 10,000 डॉलर अंदर रख लूँ कि ये हफ्ते बाद कीमत बढ़ेगी तो बेचूंगा, तो ये फिर गुनाह के ज़ुमरे में आएगा। ये गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। सिर्फ गुनाह ही नहीं है, बहुत सख्त गुनाह है।
और बाद रिवायतों में ये आता है कि ऐसा शख्स मलऊन है, और बाद रिवायतों के अंदर ये कहा गया है कि वो बहुत गुनहगार है। तो मुख्तलिफ हदीस में मुख्तलिफ वईदें इसके ऊपर आई है। दुरुस्त। तो आजकल तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो वैसे भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम है, हर चीज़ की हराम है, लेकिन ये करेंसी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी, डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये पूरे माशरे के ऊपर एक बहुत बड़ी तबाही ला रही है। दुरुस्त। इस वास्ते इसको इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कभी भी उससे एहतिकार से खारिज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल नाजायज़ काम है, गुनाह का काम है। सर एक आपसे ऐसा है ना, एक आपसे दरख्वास्त करूंगा आप कि कुछ दुआ भी फरमाइए। जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है, लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात बढ़ रही हैं, ये कुछ हमारे अमाल का सबब भी है, उसकी सज़ा भी हो सकती है, नालायकियों का भी सबब भी है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि कुछ दुआ और नियर फरमा दीजिए। रमज़ान का महीना है। जी ज़रूर, मैं दुआ करता हूँ, करता भी रहता हूँ, लेकिन आप ये जो दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कसरत से मंक़ूल है कि आप कसरत से ये दुआ किया करते थे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये बहुत ही जामे दुआ है और इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। एक तो ये दुआ, दूसरा जो है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। कि जो कुछ ये तबाही आ रही है हमारे अपने करतूतों से आ रही है। तो इसलिए कुरान ने कहा है कि, और यही वो दुआ है जो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई गई थी कि आपसे जो गलती हुई है उसकी तौबा करने के लिए, उस पर अल्लाह ताला से रहम मांगने के लिए ये दुआ करें, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हमने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया है। तो और मौलाना तकी उस्मानी साहब, ये दुआ जो है ये अवाम भी और हुक्मरान भी दोनों को मांगनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को मांगनी चाहिए। हम में से कौन है जिसने गलतियां नहीं की हैं और जिसने गुनाह नहीं किए हैं? तो इसलिए चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो अवाम हो, सबको ये दुआ मिलकर मांगनी चाहिए। हम इस वक्त हम कौमी सतह पर मुजरिम हैं अल्लाह ताला के, कौमी सतह पर हम गुनाहगार हैं। हमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग छेड़ी हुई है, रिबा की सूरत में, सूद की सूरत में हमने अल्लाह तबारक व तआला से जंग छेड़ी हुई है। इससे बड़े आपने जान पर जुल्म क्या होगा? तो इस वास्ते ये दुआ हर शख्स को मांगनी चाहिए। हम सब मुजरिम हैं, कोई सही सही खाली नहीं है, चाहे वो हुकूमत हो, अपोजिशन हो और हम अवाम खुद हो। तो इसलिए ये दुआ करिए, अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अगर आपने हमारे गुनाहों को माफ़ न किया, हम पर रहम न किया, तो हम तो बिल्कुल खसारे में रहेंगे। इससे सबसे बड़ा एतराफ़ है अल्लाह ताला के सामने और सबसे बड़ी आजिज़ी है कि हम इस बात का एतराफ़ भी करें और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगे, और तभी हमारे हालात दुरुस्त होंगे। और मौलाना इस वक्त सूरत हाल चल रही है नदीम साहब, इस वक्त जो हालत चल रही है कि एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करना, और इससे कैसे हम पनप सकते हैं, कौम कैसे पनप सकती है इस तरह? अच्छा, मैं सर एक बात पूछ लूँ। मैं ख्वाजा साहब से इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन आपने ये आखिरी नुक्ता कुछ ऐसा कह दिया है। हम अपनी कौमों की जब तरबियत करते हैं तो कौमों के जो बड़े हैं उन्हें तरबियत करते हुए क्या लबो लहजा इख्तियार करना चाहिए? वो प्यार, मोहब्बत, अमन, आश्ती का होना चाहिए, या वो ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरे को कोसने दे रहे हों और बुरे अल्फाज से पुकार रहे हों? वो कौन सा रवैया इस्लाम के ज़्यादा करीब है? ये देखिए, कुरान करीम ने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा हाकिम कौन होगा और आपसे बड़ा हादी और मुरब्बी कौन होगा? कुरान करीम में फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर यह रहमत की है कि आप लोगों के लिए नर्म बने, आपने नर्म हुई का रवैया अख्तियार किया है। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हवलिक। और अगर आप सख्त दिल होते और लोगों के साथ खुरदुरे होते तो सब लोग आपके गिरते भाग जाते। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात फरमाई जा रही है, आप अगर कभी फर्ज करो किसी पर गुस्सा भी हो और किसी से बुरे उसको बुरा भी कहें,
तो कोई सहाबी ऐसा नहीं था जो बुरा माने, सहाबा किराम जानिसार थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उसके बावजूद आपको ये तालीम दी गई है कि आप लोगों से नरमी का मामला करें। और इससे ज़्यादा अब और वाज़ेह बात क्या हो सकती है कि अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम लोगों से ज़्यादा सख्ती ना करो। तो ये ना हुकूमत को चाहिए ये बात कि वो सख्त रवैया इख्तियार करे, ना अपोजिशन को चाहिए कि वो सख्त रवैया इख्तियार करके वो इस फिक्र में रहे कि भाई किसी तरह ये इसको हटाएं और हम इसकी जगह आ जाए। दोनों इस वक्त मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो हालत जंग है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा मौलाना तकी उस्मानी साहब, आपकी बातों ने मेरा तो दिल हिला दिया जी। सच्ची बात बताऊँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम सारे गुनाह के अंदर शरीक हैं। कलेक्टिवली हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। उन्होंने तो सबके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। देखिए, मैं मलिक साहब, मैंने जो सीखा, गुनाहगार आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा गुनाहगार आदमी हूँ, कि आप कोई भी इब्तला आए या कोई मुश्किल वक्त आए या कोई आपको चीज़ जो है वो गलत लग रही हो या सज़ा लग रही हो, तो पहले खुद एहतसाबी करें। आपने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, आप तस्बीह बाकायदा पढ़ते हैं? जी बिल्कुल, मैं को तकरीबन, चलें छोड़ें, नहीं ये ठीक है, 1-on-1 इंटरव्यू है तो मुझे इजाज़त दें। तो आप क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं इस तस्बीह पे? मैं क्योंकि इंटरव्यू कर रहा था तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया था। लोगों की तरबियत होगी, इससे कोई बुरी बात नहीं है इसमें। मैं अल्लाह के नाम जो है ना, मुख्तलिफ नाम जो हैं अल्लाह ताला के जो मुबारक नाम है, उनका जो है पढ़ विर्द करता हूँ। अल्लाह के नामों का विर्द करते हैं, जनरली यही पढ़ते हैं। इन्वोक करता हूँ उनकी मुख्तलिफ अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उनको इन्वोक करता हूँ। तो यू फील सेटिस्फाइड कि वो पढ़ने से आपको बेहतर लगता है? मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं आज से बहुत अरसा पहले किसी ने मुझे ये अच्छी बात सिखाई, तो खैर वो अच्छी बात लोगों को बतानी चाहिए। इन पॉलिटिकल टॉक शोज का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ लड़ाते ही रहें। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी उसी तरफ ले जा रहा हूँ कि आप जब तक खुद एहतसाबी नहीं करेंगे, आप इट इज़ द ईजीएस्ट वे कि मैं नदीम मलिक को ब्लेम कर दूँ किसी अपनी मुसीबत के लिए। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे ना। मुझे सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये मुसीबत जो मेरे पे ऊपर आई है, ये मेरी अपनी किसी करतूत या अपने अमाल की वजह से तो नहीं आई। मुफ्ती साहब तो बहुत बड़े आलम हैं, हम तो कोई औकात ही नहीं है हमारी उनके सामने जो बात कर रहे थे। अभी ज़ोर की नमाज में इमाम ने नमाज के बाद गीबत पे कहा, उन्होंने कहा ये गुनाह कबीरा में है। हम सारा दिन गीबत करते हैं, बल्कि पास टाइम है, नेशनल पास टाइम है लोगों की बुराइयां करना। आप ट्विटर पे देख लें, आप फेसबुक पे देख लें, आप सोशल मीडिया पे देख लें, आप वैसे जो महफिलें होती हैं, बैठे हुए हैं दोस्त बैठे हुए हैं, लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, और आप उन बुराइयों को देखें और अगर ये कोई थोड़ा सा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें तो ज़्यादातर बुराइयां अपने आप को अपने अंदर भी नजर आएंगी। आपने भी सोशल मीडिया का जिक्र किया है। एक मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है, मेरे बच्चे यहीं से परवान चढ़ेंगे और जो कुछ वो इस सोशल मीडिया से देखते हैं उसका असर लेंगे। आपके बच्चे, आपके नवासे, आपके ग्रैंडसन, वो भी इसी सोशल मीडिया और इसी टीवी चैनल से सीखेंगे। जो मैं बेवकूफ़ी करूँगा उसकी सज़ा हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगी। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के मीडिया सेल्स के ज़रिए किया जा रहा है, मिलाइन करने के लिए, टू अपोनेंट्स, टू मीडिया, टू एवरीवन, वो बहुत बेहुदा है। वो हमारी रवायात जो थी ना इस इलाके की, उसके मुताबिकत भी नहीं रखता, और हमारा जो दीन सिखाता है उससे भी मुताबिकत नहीं रखता। ना हम किसी को गाली गलौज दे सकते हैं, ना किसी के ऊपर ऐसा बहुतान तराशी कर सकते हैं जिसका हक़ाइक़ से ताल्लुक़ ही नहीं है। वो सोशल मीडिया इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी सी आपस में अपोजिशन जमातें मिल के बैठी हैं, कुछ ऐसी नॉर्म्स डेवलप नहीं कर सकती? हमें हम अपना नैरेटिव दें, आप अपना बयानिया दें। मैं आपकी बात से मुझे कतई तौर पे कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। आप देख लें, ये भी तो मीडिया है ना जिसपे हम और आप बैठे हुए हैं इस वक्त। जब तक कोई गाली गलोच ना हो या ये भी रेटिंग के सिलसिले में जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इतनी दूर तक चला गया है कि अल्लाह ताला की से पनाह मांगनी चाहिए।
इसी तरह हम लोग अपने अपोनेंट्स को, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जो है लेट डाउन करने के लिए, मैं हत्तुल वसा कोशिश करता हूँ किसी की ज़ात के ऊपर या किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे कमेंट ना करूँ। पॉलिटिकल कमेंट करता हूँ, उसमें हर तरह के कमेंट करता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल कंटेंट जो है उनका पॉलिटिकल होगा। लेकिन जब पर्सनल आप किसी की बेटी, बहन या उसके जो ज़ाती फ़ेल हैं उनके मुतल्लिक़ आप करने, मैं समझता हूँ कि वो बड़ी काबिल नफ़रत चीज़ है। आपने मुफ्ती साहब मोहतरम से सवाल पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिया, एक उस पर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि हमारा मज़हब बेसिकली जो है वो अखलाक सिखाता है। इबादत तो है ना, वो तो एक लाजमी जुज़ है इबादत जो है। इखलाक क्या है? हुकूकुल इबाद। जी जी, वो हुकूकुल इबाद उसमें ही आ जाएंगे, बहुत जोर है उसके ऊपर। बेसिकली ये जो सोशल जस्टिस है या जो हुकूकुल इबाद हैं, बाज़ उन्होंने कहा कि जी आपके पास 5 खजूरें हैं, आपने 5 खजूरें बांटनी हैं, तो पहली खजूर अपने वालिदैन के हिस्से में डालें, दूसरी खजूर जो है वो आप अपने बीवी बच्चे जो हैं उनके लिए, तीसरी अजीज़ व कारब के लिए, चौथी अपनी बस्ती के जो लोग हैं, अपने मोहल्ले के लोग हैं, और 5वीं अल्लाह के नाम पे। अगर आप ये डिस्टर्ब करेंगे, ये सीक्वेंस जो है, ये हदीस है, और आप अल्लाह ताला को जो है 5वीं खजूर जो है वो उसको ऊपर ले जाएंगे, वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये बेसिकली हमारा मज़हब तो हर कदम पे, हर जिसमें आप कुरान मज़हब में है ही हमारी तरबियत है, सिर्फ हम मज़हब को फॉलो नहीं कर रहे। इबादत की उसको ज़रूरत नहीं है। इबादत भी हम वो करते हैं जो मौलवी का डंडा सिखा रहे हैं हमें, जो मज़हब सिखा रहे हैं वो नहीं कर रहे। मैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था। आप देखें आज कश्मीर में, फ़लस्तीन में, बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, या जिस तरह मुसलमान जो है तमाम तर वसाइल के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद जो हैं, आप देखें कि वो ज़िल्लत उठा रहे हैं, वसाइल के बावजूद जो है सजदा रेज़ होते हैं जाके, कभी वाशिंगटन की दहलीज़ पे, कभी बरतानिया की दहलीज़ पे, कभी किसी और दहलीज़ के ऊपर, पल्ले कुछ है नहीं है, ज़ाती दौलतें इतनी जमा की हुई हैं जिसका कोई हिसाब भी नहीं। मैं हमारे साथ क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान उस 22 करोड़ की आबादी का जिसके पास अल्लाह ने तमाम नेमतें दी हुई हैं, तमाम नेमतें दी हुई हैं, डॉलरों के 4-6 अरब के कर्जे की खातिर हम रुसवा हो जाते हैं। हम क्या क्या ज़िल्लत नहीं उठा रहे? क्या मुसलमानों को ये रमज़ान का महीना याद हमें क्या कश्मीर में क्या हो रहा है? हमारी हुकूमत और अपोजिशन कश्मीर के मुसलमान याद नहीं इनको आ रहे, गज़ा के मुसलमान याद नहीं आ रहे। इतनी दौलतें हैं लोगों के पास जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मुसलमान जिस तरह कसम परसी की हालत में दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। उसने वो क्या नाम है इसका, बोजो जो है, जेफ बोजो, इसका क्या सोशल मीडिया वाला जो जाइंट है, उसने अपनी बीवी को तलाक दी। 36 अरब डॉलर उसने अपनी बीवी को सेटलमेंट में दिया, सेटलमेंट में दिया। 110 अभी भी उसके पास है। हमारे यहाँ पे जब तलाक होती है, कुरान मजीद में तलाक के मुतल्लिक़ इतनी बातें बताई गई हुई हैं, उसके तमाम पैरामीटर्स ड्रॉ किए हुए हैं, उसमें सलूक के मुतल्लिक़ बताया हुआ है, पूरे हकूक किया कि आप इस तरह यू विल पार्ट इन दिस वे, और हम अदा करने से गुरेज करते, बल्कि गुरेज क्या कि टिल का जोर लाने हैं, कि ना पैसे देने, ना बच्चों को देते हैं, ना बच्चों को देते हैं, ना उनको देते हैं। तो मेरा मतलब है कि रहमतें फिर उन्हीं पे नाजिल होंगी ना, जो हकूकुल इबाद जो है किसी भी सूरत में जो है अदा कर रहे हैं। कोई सोच सकता है पाकिस्तानी, या कोई सोच सकता है ये जो अरबों डॉलर के मालिक मुसलमान हैं कि वो अपनी दौलत में से अपनी तलाकशुदा बीवी को इतने पैसे देते हैं? क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बशमूल पीएमएलएन, पीटीआई या पीपल्स पार्टी क्या इसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं? मेरी तो मैंने शुरू में आपको कहा था कि हमें तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। मुझे एज एन इंडिविजुअल, मैं किसी का नाम लिए बगैर एक सवाल करना चाहता हूँ, ये क्योंकि मसला हम मज़हब की तरफ ज़्यादा चल गए सियासत छोड़ के। हमारे सियासी लीडर्स की 1 से ज़्यादा शादियाँ हुई हैं तमाम जमातों में, किसी का नाम नहीं लूँगा। क्या वो अपनी बीवियों को वैसे ही हकूक़ दे रहे हैं जो अभी जिसकी हमने बात की, जो मज़हब जिसकी तलकीन करता है? बीवियाँ करके बीवी नहीं मानते, छोड़ के दूसरी करके पहली को हकूक़ नहीं दे रहे होते, शादी की होती है इनकारी हो जाते हैं। हम करते हैं सारी चीज़ें।
मेरा ख्याल है कि ना ये आम जिंदगी में होना चाहिए और पब्लिक लाइफ में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लीडर तो मिसाल है। आम जिंदगी में भी जो है हमारे मजहब में कहा है कि आप शादी करें और शादी का लोगों को पता होना चाहिए, ओन करें उसे, वो पता होना छुपाए नहीं चाहिए। उसको आप एक्नॉलेज उसको डिच नहीं कर सकते, उसको रुसवा नहीं कर सकते। बिल्कुल एब्सोल्युटली। चलिए सियासत की तरफ वापस आते हैं जी। अपोजिशन जमातों के बाद एक बड़ा सवाल ये था कि बल्कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज के अंदर तब्दीली है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये था कि क्या शहबाज शरीफ हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, वहाँ जाके बैठ गए क्योंकि पुत्रां के उत्ते तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बड़ा डाढ़ा बन गया। क्या है, क्या चीज़ है? नहीं देखें, एक तो मैं जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की है, हमारे यहाँ पे जो टीटियों का 90s से ये सिलसिला हर शहर में मेंबर, बल्कि आप मनी चेंजर के पास जाएं तो उनके पास पड़े होते हैं आईडी कार्ड जो है ना, फोटो कॉपी, वो आपको पता भी नहीं होता जो किसके नाम पे टीटी है। ये रिवर्स टीटी की मैं बात कर रहा हूँ। कराची में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, लाहौर में, सब हज़ारों टीटियाँ रोज़ाना आती जाती हैं। ये इलीगल एक्ट है। नो, इट्स नॉट लेट्स जुरिस्प्रूडेंस ना डिस्कस करें। नहीं है, लीगल नहीं है। खैर, इट इज अप टू द कोर्ट। मैं जो इतना लॉ नोइंग, इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। इलीगल एक्ट है और पनिशेबल है अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, जो अब 2008 के बाद से पूरी दुनिया में रहा है। नहीं, मैं देखना, अगर आप ये कहेंगे तो जो आपकी सिचुएशन जो है इस वक्त इकोनॉमी की, वो वर्सन हो जाएगी, क्योंकि हज़ारों टीटियाँ रोज़ाना पाकिस्तान से रिवर्स टीटियाँ लगती हैं, घूम के आ रहे हैं, घूम के आते। फॉरेन एक्सचेंज तो आ रहा है ना, देखना आप पाक रुपीज़ यहाँ पे करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आपका बाहर से आता है। ये करप्शन का पैसा जो घूम के आता है। नहीं, ये मेरा ख्याल है आप थोड़ी सी इस पर स्टडी कर लें, थोड़ी स्टडी कर लें। करप्शन का पैसा भी नहीं है इसमें। हमारे जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स जो हैं उनकी कुछ टैक्स एवेडेड मनी है। नहीं, टैक्स एवेडेड भी मनी नहीं है, टैक्स एवेडेड मनी है। अपने उसमें रिपोर्ट करते हैं टैक्स रिटर्न्स पे, ये सारी एंट्री रिपोर्टेड है। टीटी क्यों मंगवाई जाती है बाहर से? तो ये रिपोर्टेड है। घुमा के क्यों मंगवाई जाती है? मैंने कहा कि आप कहते हैं आप टैक्स एवेजन नहीं, रिपोर्टेड है। आप देखें के लिए किस तरह एवेजन अगर रिपोर्टेड है। अगर लेकिन ये एक लीगल मामला है। चले खैर, लेकिन आप जो इसकी ग्रेविटी, शहबाज शरीफ वापस आ रहे हैं या उन्होंने हाथ खड़े कर दिए? बिल्कुल वापस आए कब? इंशाअल्लाह ताला, या तो ईद के अराउंड, ईद जो है उनको आ जाना चाहिए, ये मेरी राय है। बाज़ लोगों का तासुर ये है कि मरियम नवाज़ जो है वो पार्टी का नया फेस होंगी, लीड करेंगी, बाकी चचा अब्बा अंकल ताया वो पीछे बैठे। देखें, ये पार्टी जो है अल्टीमेटली नेक्स्ट जनरेशन को, देखें मैं या मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ, हम तो सारे 70 की दहाई में दाखिल हो रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ हो सकता है ना माने, ओके कि नहीं, मैं अभी छोटा हूँ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ, उन्होंने अली को और शादी करनी है, मियाँ 70 साल था ना कब मियाँ नवाज शरीफ और मैं दोनों तकरीबन हम उम्र हैं, तो हम इस साल दोनों 70 के होंगे। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जनरेशन में अगर मरियम नवाज़ जो है वो लीडर मर्ज होती हैं, वो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं, एक पॉलिटिकल प्रोसेस में वो शामिल हो गई हैं, अगर वो इमर्ज होती हैं तो वाई नॉट, बिल्कुल मैं समझता हूँ शी इज़ गोइंग टू लीड द प्रोसेस फॉर PMLN रिवाइवल। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इट्स टाइम कि हम ये जो है ये बैनर जो है या ये जो टॉर्च जो है ये एक नई जनरेशन को ट्रांसफ़र करें। कर दिया, क्योंकि बिलावल के अब्बा मियाँ भी पीछे बैठ गए और मरियम के भी चचा ताया पीछे बैठ गए। देखें जी, अगर मरियम लीड लेती है तो वाई नॉट। अगर हमारी पार्टी में एक नई रूह फूंक जाती है, परसों मरियम और हमजा दोनों वहाँ पे गए थे। हमजा somehow I felt left out। नहीं, मैं आई थिंक हमजा का भी एक अपना रोल है। हमजा का रोल मैं समझता हूँ कि उनका दोनों का इकट्ठा मीडिया के सामने आना, वहाँ पे जाना, ये सिंबॉलिकली जो है ना हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। सर हमजा का रोल एक सेकंड फिडल का सर ये नहीं, ये आप मेरा ख्याल है आपकी असेसमेंट जो है प्रीमेच्योर है, उसका भी एक अपना रोल है। वी कैनॉट उसको आप क्या कहते हैं अंडरस्टेट नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल है, अगर उसको सम अप करें तो आपको क्या लगता है कि मामला आगे तोड़ चढ़ जाएंगे? पंजाबी के अंदर तोड़ चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे इक्तिसादी सूरत हाल जो है मौजूदा हुकूमत के? देखिए, मैं सोशल मीडिया पे चल रहा है फ़िक्रा चल रहा है, वो मैं टीवी पे तो नहीं बता सकता, अच्छे लफ्ज़ों में बता दो। नहीं, बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो तब्दीलियां ये कर रहे हैं
उनसे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, जो जो तब्दीलियाँ जो इन्होंने की देन हैं। व्हाट विल हैपन? ये सिचुएशन जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं निकलेंगे इन तब्दीलियों से। तो ये इस पे एक ऑलमोस्ट कंसेंसस है सारे पाकिस्तान की बिजनेसमैनों की भी, इकोनॉमिस्ट की भी, जो लिखते हैं। मैं तो इकोनॉमिस्ट तो नहीं फिर क्या होगा? आज मीडिया पे चल रहा है कि ये 200 रुपये तक चला जाएगा। खुदा का नाम है। कैसर बंगाली ने 250 लिखा है। सर वो कैसर बंगाली साहब जज्बाती आदमी है, आप उनकी बात ना ही कोट नहीं करें। अल्लाह पाक इससे रैम मांगे पाकिस्तान के। एक रिकग्नाइज्ड इकोनॉमिस्ट तो हैं, आप उनके साथ इख्तलाफ तो कर सकते हैं। मैं इख्तलाफ लेकिन मैं भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं 250 कोट करना पसंद नहीं करूँगा। मार्केट 160 इज अराउंड द कॉर्नर, लोगों का 160 इज अराउंड द कॉर्नर। 152 आज चला गया। ये इंटरबैंक के 150 है, 150 कुछ है, लेकिन ओपन मार्केट में 152 है और अवेलेबल नहीं है। ओपन मार्केट में ब्लैक पे है, जो मर्जी दे दो। अवेलेबल नहीं जो है मर्जी दे दो। ओपन, और उसका हमेशा 1-2, लेकिन 12.5% आपने ये 1.5% जो बढ़ा है इंटरेस्ट रेट जो है, अब क्या इफेक्ट करेगा मार्केट? अच्छा, एक जो स्ट्रेटेजिक आपका जो कॉस्ट है, जो पैसे की कॉस्ट जो है वो इतनी इंक्रीज हो गई है पिछले 6-7 महीने में। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है, आपको डिजायर्ड रिजल्ट डिस्पाइट द डिवेल्यूएशन, डिस्पाइट के 36-37 रुपये की हिट ली है पाक रुपीज़ ने, उसके बावजूद भी रींग भी नहीं रही आपकी एक्सपोर्ट। अच्छा, ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की असद उमर ने, जो उसने रुपए को गिरा के एकदम और इंटरेस्ट रेट को सर, ये हमें जिसने एक और मॉडल मैं बात कर रहा हूँ, हमें अपने हुक्मरानों का तकब्बर ले बैठा है, तकब्बर ले बैठा है। आपके ख्याल है इसमें ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये खुदा के लहजे में बोलते थे। यासद उमर साहब ने जिस दिन पहले दिन गवर्नमेंट के 2-4 दिन के बाद भी एक मनी बिल लेके आए, उनकी ज़बान, उनकी रौनक, उनकी टोन, उसमें इतनी रौनक थी। अल्लाह ताला माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। मैं बड़ा एक गुनहगार साहब। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। ये रौनक ले बैठी है, इमरान खान की रौनक ले बैठी है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, यानी जो ये जो कहता था ना शलवारें गीली हो गई, सारी कौम की गीली हो गई जो इसने जो ये अल्लाह माफ़ फरमाए। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कर लूँ। चेयरमैन नैब साहब तकरीरें कर चुके हैं 1-2, और उसमें एक इंटरव्यू उनका जिसको वो डिनाई करते हैं, लेकिन जावेद चौधरी साहब ने इंटरव्यू छापा है और वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा मैं पैसे दे देना किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए, माफ़ी नहीं मांगांगा। वाज देयर एनी सच ऑफर मेड टू? मुझे कतई तौर पे नहीं पता, और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो मेरे लीडर हैं, मेरे रहनुमा हैं, मियाँ कायदा मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज मेरा लीडर है। मेरा ख्याल है कि ये इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है, ये जो जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, कि उसमें मैं ये इट्स नॉट पॉसिबल। या तो फिर आप उसके ऊपर कोई लीगल कोर्स लें। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इस कंट्रोवर्सी में मैं कमेंट भी नहीं करना चाहता। ये इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी पिछले 3-4 दिन से चल रही है कि मेरा ख्याल है कि नहीं, पार्ट नहीं बनना चाहिए इस कंट्रोवर्सी का। ये हमारा मैं आपको बताऊं कि ये जो कंट्रोवर्सीज है ना, एक सबसे पहले दौड़ जो लगाता है ना, जब हालात ख़राब होते हैं, सबसे पहले दौड़ जो है वो पैसा लगाता है। आखिरी फ्यू सेकंड्स है, अगर शहबाज शरीफ ने वापस आके पाकिस्तान में सियासत ना की तो ये इंटरव्यू उनके उस इल्ज़ाम के ऊपर मोहर तस्दीक सब्त कर देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अल-तौफीक की सेटलमेंट मुझे पूरी हर्फ याद है। अगर ऐसी कोई बात हुई तो फिर आप सियासत में बहुत नुकसान उठाएंगे, खसारे का सौदा होगा। प्रोग्राम का मेरे पास और वक्त नहीं है। नहीं, मैं आपके साथ इस इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये रियलिटी नहीं है। ये जो कहा, अल्लाह करे ना। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।